हेलो एवरीवन, पीसीएस इन्फो के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखिए अभी बीपीएससी 72 बहुत ही पास है हमारे, ठीक है, लगभग 48-50 डेज़ के आसपास है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होंगे ही होंगे, प्लस हमें जो इससे करंट अफेयर हो गया, हम लोग इंक्लूडिंग करंट अफेयर से जीएस से दोनों पोर्शन मतलब डिस्कस करेंगे, देखेंगे। करंट अफेयर में देखेंगे कि अभी हम लोगों ने करंट अफेयर जो पढ़ना स्टार्ट किया तो पिछले सालों में क्या थीम रही है, किस ट्रेंड पे पूछे जा रहे हैं, तो डिटेल में पीवाईक्यू आपको एनालिसिस यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। पिछले 10 सालों का लगभग कर लेंगे टाइम के हिसाब से। पहले हम लोग तो 71 करेंगे, फिर उसके बाद 70 ऐसे पीछे जाएंगे, 71, 70, फिर 69 ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। देखिए ये मतलब 13/9/2025 को पेपर हुआ था। अब इसमें देखिए पहला ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगर, तो करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि करंट अफेयर में देखिए यूएनडीपी से मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 से मतलब 1990 में 58.6 वर्ष थी और 2023 में कितनी हो गई, ठीक है। अब देखिए 2023 में कितनी हो गई और पेपर में कब पूछा गया है, 2025 में, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में देखेंगे इस रिपोर्ट से संबंधित अगर कुछ भी डाटा आता है, मानव विकास प्रत्याशा या मानव विकास सूचकांक समझ लीजिए, ठीक है, मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड HDI, ठीक है। HDI की अगर कोई भी रिपोर्ट, जैसे आपने करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे ना, तो HDI से कोई भी रिपोर्ट आती है, कोई भी चीज़ अगर चर्चा में है तो उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करके तैयारी करनी। क्यों? क्योंकि HDI से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें करंट अफेयर का भी एनालिसिस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ तो ठीक है 2023 में बढ़कर कितनी हो गई थी 72, और जबकि 1990 में 58.6 थी, तो ये लेटेस्ट था। इसमें क्या है कि अब HDI एक समग्र सूचकांक है जो मानव विकास के 3 आयामों में देश की प्रगति को मापता है। 3 आयाम क्या होते हैं? कई बार यही ऑप्शन पूछा गया, क्योंकि इसमें देखिए इनके लिए ईजी होता है कि ये पूछते हैं कौन सा आयाम नहीं है, क्योंकि 3 दिया है, एक वो ऑप्शन डाल देते हैं कोई डिफरेंट, तो आपको छांटना रहता है कि कौन सा नहीं है। तो HDI एक समग्र सूचकांक है जो मानव विकास के 3 आयामों में देश की प्रगति को मापता है। पहला हो गया जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा हो गया और तीसरा जीवन स्तर, मतलब प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा भी क्या है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। कहना है फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुई, ठीक है। अब देखिए 2025 में हुई थी, अभी हाल ही में AI समिट जो है इंडिया में भी हुई। अब ये 25 में पूछा गया, अब हमारे लिए इंडिया में हुई है, कहाँ पे हुई है, क्या थीम था, क्या मतलब कोर एजेंडा थे उसमें, इसको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखते हुए चलना है कि क्या पूछा जा रहा है। अब देखिए, अब जैसे कि पूछा गया तीसरा क्या है कि 96 अकादमी पुरस्कार 2024। अब अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, मतलब पुरस्कार या, क्योंकि मुख्य रूप से ऑस्कर किसको मिला है, ठीक है, ऑस्कर हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, अकादमी हो गया, अभी हम लोग देखेंगे तो इसमें बहुत सारे फिल्म फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछेंगे, ये सब हमें पुरस्कार पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो अब देखिए चौथे क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे गुजराती फिल्म ने, अब बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया या फिर रीजनल, लेकिन यहाँ पे पूछा किसी भी में भी। देखिए गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, अब यहाँ पे हमारे लिए जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ठीक है, उसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट मूवी या किसको किस चीज़ में दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय फिल्म फेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब पुरस्कार होता है। तो हम लोग को देखिए इसमें गुजराती फिल्म से रिलेटेड पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया गया, ठीक है। आपको पता है कि इम्पॉर्टेंट रैमन मैग्सेसे होता ही है, ठीक है। तो इसके हमें क्या करना है, ऐसे जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को हम लोग हाईलाइट करके पढ़ना है, ठीक है। देखिए अब अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया, देखिए करंट का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, और स्टार्टिंग में अगर देखिए मान लिया हमारे क्वेश्चन आ रहा है, करंट इसलिए इंपॉर्टेंट, मान लीजिए यही सेट किसी को मिल गया, ठीक है, मान लीजिए किसी को पेपर मिल गया, अब करंट उसका अगर नहीं दिया है तो स्टार्टिंग के देखिए 5-6 क्वेश्चन तो लगातार करंट के ही है। अब आपको पेपर पढ़ते ही पेपर आपके ऊपर हावी हो जाएगा, जब आपको देखते ही पेपर समझ में नहीं आएगा, अरे यार इसका करंट अफेयर तैयार नहीं है, और वहीं से 4-5 क्वेश्चन लगातार आ गया, तो मोरल डाउन होगा ना कि स्टार्टिंग से नहीं है, नहीं। तो इसलिए हमें करंट अफेयर में वेटेज देते रहना है, ठीक है। अब देखिए कहना है कि आकाश
तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहे हैं आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। दूसरा कह रहा है कि यह भारत का व्यापक C4ISR प्रणाली की सहजता से एकीकृत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट मतलब सी वाला कह रहे हैं ये निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। और उपरोक्त में से एक से अधिक, डी वाला, तो उसमें मतलब डी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ऐसे डिफेंस वाले में होता है, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे कि रक्षा को दर्शाता है, बदलाता है, तो बेसिक स्टेटमेंट होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर चांस होते हैं कि आपका एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही रहता है। ठीक है, तो ये अब देख लेते हैं क्या है कि ये भारत, अब जैसे इसमें क्या हो गया, अब इस क्वेश्चन से हमें देख के क्या पता चलेगा, इस क्वेश्चन से हमें देख के पता चलेगा कि जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में, हाँ, या कह सकते हैं कि साइंस टेक वाले पोर्शन में जो इंडिया के नए नए डेवलपमेंट है, नए नए प्रोजेक्ट है, अगर वो चर्चा में बने हुए तो हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में पूरे, ना केवल इंडिया जबकि पूरे वर्ल्ड में डिफेंस से रिलेटेड नए नए वेपन और इन सब से चर्चा में बने रहते हैं, तो इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया भी इस पर बहुत फोकस कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये भारत में अत्याधुनिक पूर्णतया स्वदेशी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली है। यह प्रणाली भारत की C4ISR मतलब कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉन्सिक्वेंस से जुड़कर एक समन्वित सुरक्षा प्रणाली बनाती है। ठीक है, इसका विकास देखेंगे तो DRDO, इसरो, BEC मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की तीनों सेनाओं को एक स्वीकृत डिजिटल नेटवर्क से जोड़कर दुश्मन के हवाई खतरों जैसे ड्रोन, मिसाइल, विमानों को रियल टाइम में पता लगाकर उन्हें नष्ट करना। ठीक है, अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा हैं? ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि लाइटनिंग 2, यहाँ से देखिए कि F-35 लाइटनिंग 2। दूसरा कह रहे हैं कि अर्जुन मुख्य युद्ध टैंक, ठीक है, जिसको MBT अर्जुन भी बोलते हैं, उन्नति टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि आपको पूछना है कि कौन सी स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है, तो उसमें से जाहिर सी बात है अर्जुन हो गया। ये सब हमारे अपने मतलब मेक इन इंडिया के थ्रू बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो डी हो जाएगा इसमें भी, क्योंकि डिफेंस वाले में बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपनी एक स्वदेशी बना रहे हैं। तो जो स्वदेशी बना रहे हैं भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारे इंडिजिनस है मतलब स्वदेशी बना रहा है वो, तो स्वदेशी वाले हमें ज़रूर अपने फोकस, जैसे आप करंट अफेयर जहाँ भी पढ़ रहे हैं, अगर जहाँ आपको लगता है स्वदेशी, एकदम सर्कल मार के उसको रिपीट या कहीं शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है, देखेंगे तो MBT अर्जुन, या उन्नति टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, और F-35 लाइटनिंग 2 एक अमेरिकी लड़ाकू विमान है। मतलब अगर दूसरा छोड़ दिया जाए तो ये दोनों इंडियन है, मतलब स्वदेशी। कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है 27 जनवरी को। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या है कि होलोकास्ट मेमोरियल डे हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी शासन द्वारा यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों के नरसंहार से पीड़ितों की स्मृति में समर्पित है। 27 जनवरी 1945 को ऑश्विट्ज़ बिरकेनो एकाग्रता शिविर को सोवियत सेनाओं द्वारा मुक्त कराया गया था। इसी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर दिन यह दिन मनाया जाता है। कब? ऐसे ध्यान रखिए कि होलोकॉस्ट मेमोरियल डे मनाया जाता है 27 जनवरी को। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए पुरस्कार से देखिए कितना इंपॉर्टेंट, यहाँ भी पूछा गया कि बानू मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी ऐसे भी पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है। ठीक है, तो ये बहुत ही चर्चा में इनको किताब थी बानू मुश्ताक की, हर्ट लैम्प करके थी शायद, वही है। हाँ देखिए इसमें बी होगा, हर्ट लैम्प, इसके लिए इनको मिला था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला 10वां क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्ववर्ती नदियां भारत को आवंटित की गई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उसमें सम्मिलित नहीं है? तो झेलम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि सिंधु जल संधि हमेशा अभी आजकल न्यूज़ में हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो सिंधु जल संधि कब हुई थी? पहले तो 1960 के अनुसार 3 पूर्ववर्ती नदियों
वही कहना है, डिटेल में देखना हो सकता है आपको पूर्ववर्ती जगह पे पश्चिम या किसी और दिशा के बारे में देख ले तो 3 पूर्ववर्ती नदियों व्यास, रावी, सतलज भारत को आवंटित की गई और पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब पाकिस्तान को आवंटित की गई। मतलब 3 नदियों का पानी हम उपयोग करेंगे, 3 का वो करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रामा कह रहा है कि यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप मतलब सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही है। तो पहला कह रहा है कि सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। दूसरा कह रहे हैं कि शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा कह रहे हैं कि निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेत माना गया है। चौथा कह रहे हैं कि इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी सम्मिलित है। ठीक है, अब कौन सा स्टेटमेंट इसमें पूछ रहे हैं कि सही है। ठीक है, अब दो चीज़ें होती हैं। देखिए, ऐसे स्टेटमेंट में जहाँ भी आपको वो लगे कि भाई थोड़ा सा अगर आपको हिंदी समझ नहीं है तो इंग्लिश पे ज़रूर आप इकोनॉमिक्स से स्पेशली क्वेश्चन या फिर ऐसे रिपोर्ट जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती तो आप उसमें थोड़ा सा पढ़ लिया करिए अगर नहीं हिंदी समझ में आती, क्योंकि इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी बहुत सारे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, हो सकता है उसकी हिंदी बहुत क्लिष्ट हो या कठोर हो, तो आप एक बार उसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो कौन सा उपयोग सही है तो ए हो जाएगा, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल दिख रहे हैं कि क्षमता गरीबी माप। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि क्षमता गरीबी माप मतलब सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी को दर्शाने के लिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण को एक संकेतक के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, किसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को सीपीएम में एक प्रमुख संकेत माना गया है। ठीक है, यह लैंगिक समानता को उजागर करता है। पुरुष निरक्षरता व स्वच्छ पेय तक पहुँच की कमी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि स्वच्छ पेयजल तक पहुँच को मानव गरीबी सूचकांक मतलब HPI में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता। अब देखिए गरीबी में आप अभी हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्षमता गरीबी में मतलब सीपीएम जो है रिपोर्ट कौन जारी कर सकता है तो या कौन जारी करता है तो यूएनडीपी द्वारा विकसित की जाती है। एक महत्वपूर्ण उदाहरण जो पारंपरिक आय आधारित गरीबी मापदंडों से हटकर मानवीय क्षमता की कमी को केंद्र में रखती है और यह मापदंड विशेष रूप से उन पहलुओं की पहचान करता है जो व्यक्ति को एक स्वास्थ्य, शिक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने से वंचित रखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 में भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है। ठीक है, टॉप 10 में से कौन सी निर्यात में नहीं है। अब देखिए इन सब में देखेंगे तो अभी हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन चर्चा की है मतलब 12 में से आप देखेंगे तो 12 में से 10 एकदम कोर करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्यों, क्योंकि देखिए ये ट्रेड वेट चर्चा में रहती है, करंट अफेयर बहुत चर्चा में रहती है और वेटेज है उसी को बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये पूछते हैं खूब सारे। तो इसमें देखिए बहुत ही करीबी है स्टेटमेंट। पेट्रोल मतलब हम लोग क्या पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है, लोहा और इस्पात, बासमती चावल और उपरोक्त में से एक से अधिक। अब देखिए अप्रैल सितंबर 2024-25 में भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में बासमती चावल को सम्मिलित नहीं किया गया था। भारत में मतलब इसका सीन सर हुआ भारत की शीर्ष निर्यात वस्तुओं में मतलब हम लोग आयात मतलब क्या होता है हम लोग मंगाते हैं, निर्यात मतलब जो इंडिया से कहीं भेजी जाती है, ठीक, उसको बोलते हैं निर्यात। ठीक है, आयात होता है जिसे हम लोग किसी और कंट्री से अपने देश में जब मंगाते हैं तो उसको आयात कहते हैं। तो निर्यात हम लोग क्या शीर्ष मतलब 10 आइटम कह सकते हैं हम लोगों ने क्या बेचा है दूसरों को, ये उसमें शामिल हो जाएगा। पेट्रोलियम उत्पाद मतलब पेट्रोल से जो उत्पाद बनता है उसको, लोहा और इस्पात, कीमती पत्थर, आभूषण, दवाइयाँ, वाहन, जैविक रासायनिक मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अनाज मतलब सामान्य श्रेणी। इसमें केवल बासमती चावल नहीं, अनाज में बहुत सारे आए तो बासमती चावल टॉप 10 में नहीं था, तो ध्यान रखिएगा। अब इससे क्या होगा, हमें सीख मिलेगी कि जब हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने क्या हाल ही में क्या सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा मेरा फोकस रहना चाहिए। ठीक है, देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कह रहे हैं कि देश में कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि सबसे
बड़े दर्ज क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्यों में झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर हैं। चौथा कह रहे हैं सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है। उपरोक्त में से एक से अधिक सही। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अनुसार जो है इसका स्टेटमेंट सी हो जाएगा। ठीक है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 है, न कि 15% है। ठीक है, पहले हम 15 कह रहे हैं तो ये गलत है। ये तो बहुत बेसिक सा था क्योंकि हम लोगों ने जाहिर सी बात है 15% तो नहीं हो सकता ना पूरे हमारे इंडिया का। तो इसमें 25.17% है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वनावरण कितना और वृक्षावरण कितना है। ठीक है, और स्पेशली अगर आप बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार बिहार का ज़रूर देखिएगा कि बिहार में वृक्षावरण कितना है, वनावरण कितना है, प्लस किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, किस में कम है। तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़े नेक्स्ट करें कि सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्रों में शीर्ष 3 राज्यों में देखेंगे एमपी है, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसमें एक और है कि सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र में, उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान आता है। तो ए, बी और सी जो है मतलब ए बी गलत है और सी वाला सही, मतलब तीसरा वाला सही था। अब देखिए 25 से 23 में वैश्विक सीमाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। अब देखिए हमेशा आयात निर्यात बना रहता है। ठीक है, अभी जैसे हमारे अभी ईयू से देखिए फ्री ट्रेड बहुत सारे कंट्रीज से हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा वहाँ पे थोड़ा सा अगर वो देख रहे हैं फिर तो मैं देखना है कि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट किस में, हम लोग सरप्लस में है या फिर ज़्यादा इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट कहाँ पे करें, ये थोड़ा सा अगर चर्चा में है तो आप लोग देखते चलना क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश में भारत की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। तो इसमें हो जाएगा आयरलैंड। अब क्या है ना, भारत की हिस्सेदारी वैश्विक सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2023 में 4.6% हो गई। आयरलैंड की हिस्सेदारी भारत से अधिक थी और वह शीर्ष सेवाओं के निर्यातक देश में सम्मिलित था। रूस और इंडोनेशिया की भागीदारी भारत से क्या है, कम है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यू-विन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, जहाँ पे नहीं है सर्कल मार लिया करिए कि जिससे हमें ये गलत ना हो कि हम लोगों को मिस्टेक हो गई, नहीं को सही है पढ़ लिया या कुछ ऐसे। पहला क्या है, क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है कौन, यू-विन पोर्टल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं पूछा जा रहा है। दूसरा कह रहा है कि यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों के निर्माण की सुविधाएं प्रदान करता है। पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, और कह रहे हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कह रहे हैं कि स्टेटमेंट हो जाएगा डी, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यू-विन पोर्टल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि यह एक उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे यू-विन या कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधित की तर्ज पर तैयार किया गया है। यह भारत की सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का क्या है, हिस्सा है। यह नागरिकों द्वारा किसी भी समय पहुंच योग्य क्यूआर आधारित डिजिटल रूप से सत्यापन ई टीकाकरण प्रमाण उपलब्ध कराता है। यह पोर्टल माता पिता के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी और अपने बच्चों के लिए चाइल्ड आईडी कार्ड बना सकते हैं। यह पोर्टल हिंदी सहित 11 क्षेत्रीय भाषाओं में क्या है, उपलब्ध है। अब सिंपल सी बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने तो डिस्कस किया भाई 2025 में पूछा, लेकिन यू-विन पोर्टल के बारे में आप लोग को आइडिया हो गया। हो सकता है कि स्टेटमेंट में या किसी में ऑप्शन बनाता है तो यू-विन पोर्टल के बारे में आपको पता चल गया। तो ये सब पीवाईक्यू एनालिसिस के फ़ायदे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है। तो किस संगठन ने, फिर देख लेते हैं क्या रहे हैं, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक मतलब NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया। तो इसमें देख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय, राष्ट्रीय शहरी मामले के संस्थान और नीति आयोग या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब राष्ट्रीय शहरी मामले के संस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि 17 नंबर। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है जो हमारे समुद्री जलमार्ग, राष्ट्रीय नेशनल हाईवेज़ हैं या भारतमाला प्रोजेक्ट से संबंधित जो डेवलपमेंट हुए हैं, इसमें जो चर्चा में रहते हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई है। तो इसमें हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, हमारा राजस्थान सबसे बड़ा जो है स्टेट भी है, तो हिसाब से देख सकते हैं। कह रहे हैं कि राजस्थान में, देन यूपी, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि
किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले, किसान ऋण पोर्टल मतलब कि आरपी के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से संस्थान को प्रस्तुत करते थे। निम्नलिखित दावे मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो इसमें हो जाएगा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मतलब और नाबार्ड, या फिर नाबार्ड और आरबीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका स्टेटमेंट हो जाएगा बी। तो भारतीय मतलब आरबीआई और नाबार्ड देख लेते हैं, क्या थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। किसान ऋण पोर्टल जिसको के आरपी के शुभारंभ से पहले किसानों को ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन के लिए मैनुअल दावे भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड में जमा करने पड़ते थे। किसान ऋण पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे किसानों और ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए प्रक्रियाओं को तेज और सुगम बनाने की शुरुआत किया गया था। अब देखिए थोड़ा सा बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है। हम लोग जब अभी तो हम लोग 71 बीपीएससी का पीवाईक्यू, जब आप लोग 70 का करेंगे या 69 का करेंगे तो देखिए चेंज कैसे हो रहा है। थोड़ा सा इसका भी अब यूपीएससी की तरफ झुकाव हो रहा है, जैसे उस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं करंट अफेयर के। ठीक है, कैसे? जैसे भारत में विदेशी मुद्रा भंडार, आप देखेंगे हमेशा जो हमारे हमेशा जो है रुपये का जो है डॉलर के मुकाबले जो है उसका वैल्यू कम होती जा रही है या फिर कभी बढ़ती है। तो ये सब हमेशा चर्चा में बना हुआ। तो और उससे फिर क्या होता है, ये सब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार कितना बचा हुआ है, रिजर्व कितनी है, चीज़ें चर्चा में नहीं रहती। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बना, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि सीधे क्वेश्चन आए, पहले भी इससे रिलेटेड सीधे नंबर दे देता था, लेकिन अभी स्टेटमेंट बेस में आने लगे हैं। क्या दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं दुनिया में सातवें सबसे बड़े हैं, मतलब दुनिया में 7वें सबसे बड़े हैं। क्या विदेशी मुद्रा भंडार की बात हो रही है। 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीओपी घाटे के कारण कमी आई है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा पहला कि दिसंबर 2024 के अंत तक लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो एक बार आप लोग करंट अफेयर में ये दिया होता है, अब जहाँ से मैगजीन जहाँ से कवर कर रहे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, आसपास का नियर अबाउट आपको आइडिया लग जाएगा। तो वहाँ से आप लोग ये सही कर लेंगे, इजी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 20वां NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी गरीबी के रूप में दर्ज किया। तो एक बार फिर से स्टेटमेंट देख लेते हैं। 20वां कह रहे हैं कि NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया है। तो इसमें उसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बी। इसमें दिया कि किसने कहाँ पे किया, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि हिमाचल, अगर इससे रिलेटेड कोई NFS के आंकड़े पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएसओ में, न केवल बीपीएससी जबकि यूपी पीसीएस में भी बहुत बार पूछे गए। अब देखिए 2 श्रेणी दी हैं आपको, मैच दी फॉलोइंग करनी है। ठीक है, ये भी देखिए करंट से ही है रिलेटेड कि बजट में ये पेश किया गया था। मिस्ट्री योजना आप देखेंगे तो यहाँ भी पूछा गया है, यूपी में भी सेम उसी टाइम पे पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो बजट में, ये क्या है, ये बिहार स्टेट पीसीएस के बजट में नहीं था, जबकि ये पूरे सेंट्रल के बजट में था, वहाँ से क्वेश्चन बने। तो आपको अब ध्यान रखना है कि बीपीएससी के ये करंट अफेयर के ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि मतलब बिहार के तो आपको वो क्या नाम है, बजट तो देखना ही देखना है, बट साथ में हमें सेंट्रल लेवल का भी बजट देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से ये क्वेश्चन और योजनाएं आई हैं। ठीक है, तो भाई लेटेस्ट वाला हमें बजट ध्यान में रख के जाना पड़ेगा। देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में। ठीक है, अब देखिए वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार स्टेटमेंट दिया कि कौन सा, आपको बताना है कि सही है। कह रहे हैं कि 2021 में, अब देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट बहुत सारे पूछ रहे हैं ना, रिपोर्ट हो गया, बहुत सारे चर्चित जो रिसर्च आए हैं या इंडेक्सेस आए हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो हमारा जो करंट अफेयर पढ़ते टाइम फोकस एरिया उसी पे रहना चाहिए। ये भी देखिए करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, केवल यहाँ पे तो करंट से रिलेटेड है। अब देख लेते हैं PLFS रिपोर्ट क्या होती है। यह भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति को मापने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत NSO द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा
किए गए पूर्व श्रम बल सर्वेक्षण की सीमाओं को दूर करने के लिए विकसित किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा एनएफएस रिपोर्ट के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार 2020 का परिणाम नहीं था। ठीक है, अब देखिए बहुत बार क्या होता है, कुछ रिपोर्ट 2 साल में 3 साल में आती हैं, तो वो हो सकता है कि इसे रिपोर्ट का नाम हो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी रिपोर्ट नवाचार रिपोर्ट 2020। ठीक है, अब देखिए जबकि यहाँ पे मिस प्रिंट है। ठीक है, यहाँ पे होगा 2024, क्योंकि देखिए पॉलिसी रिपोर्ट इंग्लिश में दिया है 2024, तो यहाँ पे 24 होगा। ठीक है, हो सकता है 24 में रिपोर्ट हो, वो 25 में आई हो या 26 में आई हो, रिपोर्ट का नाम वही है, लेकिन वो रिपोर्ट जारी करते करते 1-2 साल हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा वो भी करंट अफेयर के हिस्से, ऐसा नहीं कि आपको 3-4 साल पुरानी कोई रिपोर्ट पूछ रहे, नहीं, हो सकता है कि वो 2020 की रिपोर्ट हो, लेकिन उसको रिसर्च करते करते वो जारी करते 2025 में आए, तो वो रिपोर्ट का नाम तो 20 ही रहेगा, लेकिन 25 में आई है, तो वो भी करंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट 2024 का परिणाम नहीं है था। तो उसमें कह रहे हैं एक राष्ट्र एक सदस्यता, ये तो इसका था ही। कह रहे हैं कि अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क, ये भी था। अटल इनोवेशन मिशन और उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका हो जाएगा सी। क्या अटल इनोवेशन मिशन उसका स्थान मतलब नहीं था। अब कह रहे हैं कि इसमें क्या था, एक राष्ट्र एक सदस्यता, अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क, रणनीति प्रौद्योगिकी बोर्ड का गठन और वैज्ञानिकों की संख्या को बढ़ाने की योजना। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि देश के सकल मूल्यवर्धन मतलब जीवीए में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2021-22 में से बढ़कर 2022-23 में कितनी हो गई, तो इसमें हो गई हमारी 27.3 से लेकर 30.1। तो ये देखिए जीबीए का या फिर कोई रिपोर्ट डेवलपमेंट कितनी हो गई है, पॉजिटिव जितनी चीज़ें हैं करंट बजट में हमें देख के जानी है। ठीक है, बजट इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और अब की बार ध्यान रखिएगा कि कंपटीशन अब की बार थोड़ा ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहे हैं कि भारत में लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, एमपी जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। ठीक है, अब देखेंगे ये क्या हुआ है, जैसे आप लोग स्टेटमेंट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग बताएंगे तो हम लोग कैसे बिना ना आ रहा है तब भी कैसे एनालिसिस करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं, या फिर क्या ट्रिक होती है या माइंडसेट क्या होता है, उसमें हम लोग एक वीडियो बना लेंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो। ठीक है, अब इससे कह रहे हैं कि 87% राजस्थान, आंध्र प्रदेश, एमपी जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित हैं। अब जैसे इन्होंने 3 दे दिया ना, जैसे प्रमुख तो हर स्टेट हो सकता है ना, या कहीं भी हो सकता है, प्रमुख राज्यों में केंद्रित हैं जैसे प्रमुख। अब ये बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है, तो जो जनरल स्टेटमेंट है उसको सही मतलब मान लिए कि वो 99% चांस होते हैं वो सही ही होते हैं। तो अगर नहीं आया तो इसको सही आप मान के रखिए। ठीक है, कहना भारत दुनिया में सीमेंट के सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, ये तो गलत, क्योंकि शायद चाइना है। तो इससे अगर दुनिया में सबसे प्रमुख है तो हम लोग किन किन चीज़ों में इंडिया नंबर 1 है, तो हम लोग पढ़े रहेंगे तो उसको उस हिसाब से देख लेंगे। कह रहे हैं कि भारत में अधिकांश सीमेंट चयन कच्चे माल के स्रोत से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास है। ठीक है, तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसका देखिएगा कि उपरोक्त में से सही है तो केवल एक पहला स्टेटमेंट सही, जो हमने डिस्कस किया था कि जनरलाइज है। बट सीमेंट उद्योग के बारे में क्या है कि ये कच्चे माल के स्रोत के पास ही होते हैं, क्योंकि हैवी होता है ना, आप पत्थर वहाँ से ढो के ले जाएंगे जहाँ पे बनाएंगे कोस्टल एरिया में, फिर उससे कम मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पे हैवी चीज़ें होती हैं वहीं पे लगाई जाती हैं। देख लेते हैं, भारत का अधिकांश सीमेंट उत्पादन राजस्थान, आंध्र प्रदेश, एमपी में केंद्रित है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। पहला क्या है, चीन का है। अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोत के पास लगाते हैं, न कि बंदरगाहों के पास। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अब देखिए बिहार के भी जो पॉलिसी हो गई या फिर योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ के जाना पड़ेगा। कह रहे हैं बिहार में मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था कि दक्ष मतलब ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। बिहार सरकार ने 1 दिसंबर 2023 को बीच में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कम करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी दक्ष योजना का क्या शुरू किया था। मिशन दक्ष क्या था, ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण यह नामक एक पहल राज्य भर में कक्षा 3 से और 8 तक के
अब देखिए यहाँ कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को आवश्यकता है कि अगर स्टेटमेंट भेज दे तो आपको क्लास ही चेंज कर दे कि 8 से जो है 10 तक था, ऐसे कुछ कर दे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को हिंदी, गणित और अंग्रेजी की विशेष कक्षाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। प्रत्येक शिक्षक केवल 5 छात्रों को प्रशिक्षित करेगा, विशेष रूप से उन छात्रों को जो हिंदी अंग्रेजी में प्रवाह से जूझ रहे हैं और बुनियादी गणित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इससे जो भी स्टार्टअप नीति या बिहार की पॉलिसी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर में। लगातार आपको भी दिखे केवल 27 क्वेश्चन में 2 देखने को 2-3 क्वेश्चन मिल गए। तो इसमें क्या होगा कि घटक नहीं है, तो नहीं क्या है, इसमें नहीं पूछा गया तो सर्कल मान लीजिए कि पूछा क्या है। कह रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली में जीवंतता। दूसरा कह रहे हैं कि समर्थन के लिए नियामक समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्या नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना नहीं है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय शिक्षा को जीवंत एवं नियामक समर्थन केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना के तहत इस नीति में युवा ढांचे का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर कह रहे हैं कि बिहार के, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में कहाँ से पता चलेगा, तो बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया होगा या फिर बजट में जो चर्चा होगी वहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो सेंट्रल के साथ को आपको स्टेट वाला भी पढ़ना पड़ेगा। कहना कि मौजूदा कीमतों में बिहार के प्रति व्यक्ति GSDP पिछले वर्ष की तुलना 2023-24 में 12.8% की बढ़ोतरी हुई या बढ़ी है। दूसरा कह रहे हैं कि 2023-24 में बिहार में GSVA मतलब GSVA स्थिर मूल्य में तृतीय के क्षेत्रों की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% थी। सी वाला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण मतलब क्या होता है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF 2023-24 में वर्तमान मूल्य में GSDP के 4.6% था। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। कह रहे हैं कि बिहार के प्रति व्यक्ति GSDP 2023-24 में 12.8% से बढ़कर जो तृतीय क्षेत्र में GSDP में 58.6% का योगदान दिया है और सकल स्थायी पूंजी निर्माण मतलब GSDP में 4.6% है, जो आर्थिक विकास और संरचनात्मक विकास को दर्शाता है। अब इसमें हम लोग को ये नहीं याद करना है क्योंकि ये तो ओल्ड हो गया, पूछा भी, बट ये है कि पुराना वाला जो है इससे में ये बस सीख लेने पुराने से कि नए वाले में हमें बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, बस ये हमें सीखना है। अगला क्वेश्चन है 29 कह रहे हैं कि बिहार में युवा जनसंख्या मतलब 0 से 19 के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। कब? 2041 की बात हो रही। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बिहार की जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम होने की उम्मीद है। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं कि स्टेट में बिहार में बुजुर्ग आबादी मतलब जो 60+ हैं भारत की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, इसमें क्या कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि सही उत्तर आपको चुनना, तो उसमें हो जाएगा आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए ये भी किसमें बात की, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किशोरों मतलब 0 से 19 वर्ष की आबादी 2011 में 43.2% थी, 2041 में घटकर 30.1% हो जाएगी। ठीक है, 2011 में 43.2% थी, 41 में घटकर हो जाएगी 30.1%। 2041 तक कामकाजी आयु मतलब जो 20 से 59 वर्ष होती है कि आबादी सर्वाधिक होगी, जिसमें जनसांख्यिकीय लाभांश चरम पर होगा। बिहार में बुजुर्गों की आबादी 7.4% से बढ़कर 41 में क्या हो जाएगा, 2041 में 11.6% हो जाएगा। अब ये इन सब चीज़ों की चर्चा कहाँ पे थी, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में थी। ठीक है, अब देखिए हम लोग चाहते तो यहाँ पे बस GS के पोर्शन डिस्कस करते और चले जाते, बट नहीं, हमें अगर सिलेक्शन लेना है या फिर अगर हमें फाइनल निकालना है, क्योंकि PT बहुत बड़ा एक टफ कंपटीशन होता जा रहा है। ठीक है, PT निकालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, आपको GS का तो है ही, लेकिन स्टेट पीसेस में चाहे जो भी हो, स्टेट पीसेस में करंट अफेयर का एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस करना और क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कहाँ से बनना है, आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी तक आप लोगों ने हम देखा होगा जो क्या है कि कुछ साइंस टेक वाले पोर्शन में जो चर्चा में बनी हुई हैं
मतलब स्पेशली डिफेंस टेक्नोलॉजी या फिर नए टेक्नोलॉजी वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्लस आप देखेंगे तो बिहार की पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लस भारत के भी पूछ रहे हैं, ठीक है। प्लस साथ में क्या होगा कि करंट अफेयर का हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए ना, तो अब जैसे कुछ रिपोर्ट हैं, इंडेक्सेस हैं, ठीक है, या मानव से रिलेटेड, मानव सूचकांक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है या उन सब पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमें करंट अफेयर पढ़ते टाइम उस पर बहुत ही फोकस रहना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन से करंट अफेयर तो हमें पूरा पढ़ना है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं या बने हैं वहाँ पे हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना या फोकस रहने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इसमें यही है कि करंट अफेयर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या करंट अफेयर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अब जैसे बिहार की कोई पॉलिसी देखिए स्टार्टअप नीति 2022, इसमें स्टार्टअप नीति से क्या क्वेश्चन है या क्या पूछा जा सकता है, या इससे रिलेटेड नया कुछ लॉन्च हुआ है तो वहाँ से अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें बस करंट अफेयर, तो क्वेश्चन तो करंट अफेयर वाला वो तो हो सकता है पूरा ना हो जाए, लेकिन उसकी थीम ट्रेंड पकड़ना जरूरी। इसी हिसाब से आप करंट अफेयर में आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं, करंट अफेयर अगर आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 30वें नंबर पे कि PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन सा कहता है, तो इसमें जगह बी क्या कह रहा है कि अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। इसमें देख देते हैं, तो कह रहे हैं कि PLFS 2023-24 के अनुसार बिहार में कार्यरत महिलाओं की बड़ी संख्या स्वनियोजित श्रेणी में आती है। इनमें से अधिकांश महिलाएं घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में कार्य करती हैं, जिन्हें अक्सर अवैतनिक पारिवारिक परिश्रम कहा जाता है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की पुनर्नियुक्ति की शक्ति निहित है। अब देखेंगे तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए ना, एक हमें कोर पॉलिटी का क्वेश्चन दिखा है। कितने क्वेश्चन में कर देखेंगे या जीएस का पोर्शन, तो 31 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ने या डिस्कस करने के बाद हमें ये पहला कोर पॉलिटी मतलब कोर जीएस का क्वेश्चन मिला। चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक किसी भी पोर्शन से आप देखेंगे तो पहला हमें कोर मिला। मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइम करंट ओरिएंटेड पूछे जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसमें है, तो लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति को है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 और संसद के नियमों के अनुसार लोकसभा सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन ये नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श के बाद की जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि संसद के कार्यों को स्वतंत्र और निष्पक्षता बनी रहे। भारत का महान न्यायवादी, ठीक है, यहाँ से देखिए आप क्वेश्चन, अब थोड़े से कोर वाले मतलब जीएस के क्वेश्चन है। भारत के न्यायवादी के बारे में मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इसमें क्या कहना है कि पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति की बात हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय की अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्ह नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि संसद के सदन की प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार होता है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल वाले में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए देख लेते हैं भारत का महान्यायाधीश किसकी चर्चा की गई, आर्टिकल 76 में। ये भी आर्टिकल पूछा गया, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, उसका प्राथमिक कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहे हैं, सॉरी नहीं, इसमें कह रहे हैं और देख लेते हैं महान्यायवादी के बारे में। कह रहे हैं कि भारत का महान्यायाधीश भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी सम्मिलित है, और वे केंद्र सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होते हैं। दूसरा क्या है, महान्यायवादी को संसदीय कार्रवाई में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार है, हालांकि उसे मतदान करने की अनुमति नहीं होती। तो ये आपको पता होगा क्योंकि बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछे गए। भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं, तो इसमें कौन सा विषय, वन्य जीवों की सुरक्षा, कृषि पर आय, विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर, मूल्य नियंत्रण जो है, इसमें कौन सा क्या पूछ रहे हैं कि समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इसमें बी मतलब पहला और चौथा, मतलब वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल, ये जो है समवर्ती सूची में। अब समवर्ती सूची की चर्चा किसमें है, तो 7वीं सूची में क्या है, समवर्ती सूची की बात की है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के वे विषय आते हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। वन्य जीव सुरक्षा, ठीक है। 7वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है, सूचियों की विषय बात की, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें
दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती में। तो वन्य जीव की सुरक्षा हो गया, मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, जबकि कृषि, आय, विद्युत उपभोग और बिक्री पर कर राज्य अनुसूची का विषय, राज्य सूची का विषय कह सकते हैं। 34 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 34 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप क्या है, नहीं है। ठीक है, उसमें पूछना है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ये तो गांधी जी की कोर फिलॉसफी थी। ठीक है, तो पहला कहना है कि ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा समान नागरिक संहिता, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोन्नति और काम का अधिकार। तो इसमें पूछना है कौन सा नहीं है। तो अगर आपने बेसिक गांधीवादी सिद्धांत पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा कि गांधी जी ग्राम पंचायतों के गठन और कुटीर उद्योग मतलब डिसेंट्रलाइजेशन इन सब में बहुत वो थे। तो 1 और 3 जिसमें होगा वो तो नहीं होगा। ठीक है, तो 1 इसमें है, 3 इसमें है, तो ये तो दोनों तो नहीं होगा। ठीक है आंसर। अब देखते हैं केवल 2 या फिर 2 और 4। तो काम का अधिकार जो है, काम तो मिलना चाहिए गांधी जी किसके जो है, तो काम का अधिकार ये सब जो है उस टाइम गांधीवादी जिस टाइम विचारधारा थी उस टाइम ये चर्चा में नहीं था। तो और समान नागरिक संहिता की भी चर्चा नहीं थी उस टाइम गांधीवादी टाइम पीरियड में। तो 2 और 4 इसका सी जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की प्रोन्नति आर्टिकल 43 में गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक सिद्धांत है, जबकि समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 उदार बौद्धिक सिद्धांत व काम का अधिकार 41 में समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये निर्देश निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत है, समाजवादी, गांधीवादी, उदार और बौद्धिक, मतलब 3 भागों में डीपीएसपी को बांटा गया है। इसकी चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमें जो है जितनी भी अनुसूचियां हैं एक बार आप लोग उसको ध्यान या रट के जाइएगा, वहाँ से एक आध क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इसमें कौन सा, तो 6वीं में कह रहे हैं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6वीं में जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक बार डिटेल में देख लेते हैं। शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4वीं में, 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और 7वीं में संघ सूची से संबंधित। हम लोग ऊपर अभी एक क्वेश्चन चर्चा किया था ना कि जो कौन सा राज्य सूची का विषय है जो क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखिए वही 7वीं में क्या है, तीनों सूचियाँ, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची की चर्चा किसमें की, 7वीं में। तो अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही रखना, उससे आप डायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। क्वेश्चन आएगा, केंद्र सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। आपने ये स्टेटमेंट या ऐसा कुछ सुना है क्या पढ़ाई में या पॉलिटी पढ़ा है? तो कैबिनेट सचिव की चर्चा से प्रधानमंत्री ऐसा डिस्कशन लेके मंत्रालय बंटवारा तो नहीं करते ना, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा कह रहे हैं प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से आवंटित करता है। ठीक है, ये तो सही है स्टेटमेंट, तो केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में कौन सा कथन क्या है, सत्य है। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है, पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है। देखिए अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन देखा था ना, क्या उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था, तो वही घुमा फिरा कर आपने एक बार पढ़ लिया तो स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन क्या है, रिपीट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो पहला कह रहा है महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार। दूसरा कह रहे हैं विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषाओं में तथा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है कि सही है। डी वाला कह रहे हैं कि किसी कथित अनियमितताओं के आधार पर कार्रवाई को वैधता पर प्रश्न किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से, क्या कह रहे हैं कि क्या कथन सत्य है, तो दूसरा केवल सही है, अंग्रेजी में निष्पादित की जा सकती है, ये वाला। इसके बाद थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए राज्य महाधिवक्ता की विधान मंडली की कार्रवाइयों में भाग लेने व बोलने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया अटॉर्नी जनरल, ये स्टेट वाला पूछ रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 कहता है कि राज्य के विधानमंडल में कार्रवाई राज्य की आधिकारिक भाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में की जाएगी, लेकिन अध्यक्ष व सभापति सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि अनुच्छेद 211, ठीक है ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 211 के अनुसार राज्य विधानमंडल में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 212 में कह रहे हैं कि
विधानमंडल की कार्यवाहियों की वैधताओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती यदि वह आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। 38 कह रहे हैं कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य जन के हित में संरक्षित हो। दूसरा कहना है विद्यमान सामाजिक मूल्यों एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो। राज्य की नीति निश्चित सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। सामूहिक हित वृहत नहीं है, मतलब कलेक्टिव गुड इज़ नॉट ग्रेटर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बी, मतलब पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, मतलब ये और ये क्या है इसमें थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद केवल PYQ, ठीक है, हम लोग इसलिए देखें हमारा मकसद PYQ देखना नहीं है ना। अच्छा ये नहीं, हम लोग PYQ से और क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं, या फिर हमारा पढ़ने का तरीका क्या चेंज करना हुआ या वो फोकस है। अगर हम लोग ढंग से 5 साल का भी यहाँ पे अगर हम लोगों ने चर्चा कर लिया ना, मतलब पिछले 5 सालों के PYQ का, तो आप में देखिएगा आपको पढ़ने का तरीका प्लस क्वेश्चन एनालिसिस तरीका बहुत सारे चेंज होंगे, जो कि पॉजिटिव चेंज आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो देख लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को विभिन्न मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई, किंतु अनुच्छेद 19(2) में से 19(6) के अंतर्गत राज्य को इन अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध लगाने का शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, यथोचित का प्रथम तत्व यह है कि प्रतिबंध सामान्य हित मतलब जनहित में हो, जैसे कि अनुच्छेद 19(2), 19(4), 19(6) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। दूसरी बात यह है कि प्रतिबंधों की वैधता का आकलन करते समय समाज की वर्तमान आवश्यकताओं तथा प्रचलित सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है, कि जिसकी पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस VG राव 1952 में की थी। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि इसके साथ ही मौलिक अधिकारों की व्याख्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से की जाती है तथा इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा ना, कोई अगर आर्टिकल हो गया तो कोई चीज़ अगर अस्पष्ट है या तो जो सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करती है तो उसमें आप देखेंगे DPSP हो गया या फिर प्रस्तावना हो गया, सबको मिक्स करके क्या उद्देश्य है उसका, तो उसमें हम लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करती है उस आर्टिकल की जो स्पष्ट है या फिर वही कानून है उसके बारे में। तो इसमें कह रहे हैं कि अंततः संविधान यह मान्यता देता है कि सामूहिक हित मतलब कलेक्टिव गुड्स को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर युक्तिगत सीमा पर तक वरीयता दी जा सकती है, अतः यथोचित प्रतिबंधों की कैटेगरी 1 और 2 सिद्ध होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से वित्त आयोग के सदस्यों के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है, तो कौन करता है कि संसद द्वारा विधि बनाकर, पार्लियामेंट बाई एक्ट। ठीक है, वित्त आयोग चर्चा में अभी भी बना रहता है और हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है बट 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं कि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं। ठीक है, अक्सर हम लोग कन्फ्यूज होकर वो कर देते हैं कि भाई भारत का राष्ट्रपति करता, नहीं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि संसद द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित की जाती है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन योग्यताओं का निर्धारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संसद द्वारा ही किया जाता है या करती है। कह रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सदन का आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। ठीक है, स्थगन से सत्रावसान होता है। विघटन सदन को समाप्त करता है। स्थगन सदन के नेताओं द्वारा अकेले किया जा सकता है। ठीक है, इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको पार्लियामेंट, अभी जो 2-3 हम लोगों ने पॉलिटी के 2-4 क्वेश्चन डिस्कशन किया उससे इतना तो अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि आपको जो संसद प्लस संसद हो गया या स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब विधानमंडल या विधानसभा वाला जो पोर्शन है उसको अच्छे से तैयार करना, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा 2-3 अभी आ गए हैं। ठीक है, प्लस अभी हम लोगों ने 70 मतलब जो लेटेस्ट 71 BPSC क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अब इससे हम लोग पीछे जाएंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि चेंजेस क्या हैं। पिछले आप विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं BPSC द्वारा पेपर पूछे गए उसमें सीधे बस ये पूछा गया कि भाई सदन का विघटन का अर्थ क्या होता है, उसमें 4 स्टेटमेंट या 4 ऑप्शन दे दिए, या सत्रावसान क्या होता है। अब इन्होंने सब एक ही में करके इसमें पूछ लिया कि इसका
ये मतलब है कौन सा सही है। तो ये चेंजेस आ रहे हैं बीपीएससी में, थोड़ा सा जो यूपीएससी का एक थोड़ा सा ट्रेंड होता है उसको फॉलो की करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हम लोगों को चेंजेस ये आप डिस्कशन के बाद, जब पिछला डिस्कशन मतलब जब हम लोग इसके बाद 70 वाला करेंगे या 69 करेंगे या 68 करेंगे, तो आप ये चेंजेस ज़रूर देख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट कि केवल 4 वाला जो है क्या है, सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, और सब तीनों पहला दूसरा तीसरा सही है। अब डिटेल में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कि सदन का आहूत करने का अर्थ है कि सत्र की शुरुआत करना। यह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है स्थगन से। अब देखिए, स्थगन से सत्रावसान नहीं होता है। स्थगन एक बैठक के लिए एक अस्थायी विराम है, जबकि सत्रावसान पूरे सत्र को समाप्त करता है। स्थगन के बाद कार्रवाई पूर्व निर्धारित समय पर फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन सत्रावसान के बाद नया सत्र बुलाया जाता है। स्थगन अकेले सदन के नेताओं द्वारा ही, तो जो स्थगन अकेले सदन के नेताओं द्वारा ही नहीं किया जाता है, यह पीठासीन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के मामलों में स्पीकर और राज्यसभा के मामले में सभापति, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। विघटन से सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जिससे नए चुनाव होते हैं, और यह केवल लोकसभा पर लागू होता है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा ही विघटित हो सकती है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, तो ध्यान रखिएगा। पंचायतों, अब हो सकता है अगला स्टेटमेंट ये दे दे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों विघटित हो जाती हैं, या फिर उसमें ऐसे यहाँ पे जो कोर या बहुत छोटी सी चीज़ होती है ना, वहीं पे जो पेपर बनाते हैं या फिर एग्जामिनर वहीं पे हल्का सा चेंज करता है, जिससे हमारा स्टेटमेंट गलत हो या क्वेश्चन गलत कराने की कोशिश। तो जो छोटी छोटी चीज़ें बारीक, उस पर फोकस रहना है। नेक्स्ट 41 कह रहे हैं कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत होता है। तो ब्लॉक समिति के अध्यक्ष या मुख्यमंत्री या जिला परिषद अध्यक्ष या राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि डी, मतलब राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग, डी। ठीक है, वही है। इसकी चर्चा आपने देखोगे ना कि स्टेट वो किसमें की, 243 आई में के अनुसार राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्षों में एक वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। आर्टिकल 243 आई इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल याद रखिएगा। अब देखिए 42 कह रहे हैं कि सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है भारत की निर्माण क्षमताओं में वृद्धि तथा उद्योग को निर्यात में, ठीक है, घरेलू उत्पादों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। अब देखिए 42वें में क्या होगा कि ये दोनों जनरलाइज स्टेटमेंट है, ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कि जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभागी करने की योग्य बनाना। तो 43 का हमारा हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। टफ भले आपको छूट जाए, गलत हो, लेकिन इजी वाला हमें नहीं छोड़ना, इजी वाला गलत नहीं करना है। इस पर हमारा बहुत फोकस होना चाहिए कि निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या कथन है, सत्य है। यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न होता है, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट, ये तो आपको पता ही चल गया कि भाई सिमिलर सा दे रहे हैं, अब सब भिन्न होता है या नहीं होता, तो इसमें से एक तो सही होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इस प्रस्ताव के कारण का उद्देश्य अनिवार्य नहीं है या सदन की अनुमति से इन्हें प्रस्तावित करनी है तो आवश्यक नहीं। अब इसमें 2 स्टेटमेंट सही हो रहे थे, लेकिन इसमें जो है आपको एक ही बताना था, तो इसलिए आयोग ने इसको क्या कर दिया, इसमें हटा दिया था। इसमें देख लेते हैं क्या होता है कि निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। कि पहले निंदा प्रस्ताव देख लेते हैं कि लोकसभा द्वारा निंदा प्रस्ताव को स्वीकार करने के कारणों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध हो सकता है। ठीक है, इस प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों और प्रस्तावों की निंदा की जा सकती है। यदि संसद द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है तो मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, लोकसभा में इसकी स्वीकृति के आधार का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, यह केवल पूर्ण मंत्रिपरिषद ही अविश्वास प्रस्ताव का विषय हो सकती है। इसे मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास का परीक्षण करने के लिए पेश किया जाता है। यदि यह विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देने के लिए बाध्य होता है। क्यों, देखिए जिसका अविश्वास प्रस्ताव ना, कि मतलब आपको लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव करना है, मेजॉरिटी आपके हित में है। अगर आपकी लोकसभा और प्रधानमंत्री या फिर सरकार किसकी रहती है, जिसकी लोकसभा में मेजॉरिटी होती है,
तो वही बात करिए, अगर आप मेजॉरिटी नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, मतलब इनके पास मेजॉरिटी ही नहीं है, ये वाली बात है। 45 नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें क्या मौलिक अधिकारों का संरक्षण आते हैं। ठीक है, इसमें अब आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण जो है किस आर्टिकल में स्टेट पीसेस मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब स्टेट को मौलिक अधिकार के संरक्षण संबंधी कौन से आर्टिकल में आप डायरेक्ट चर्चा की गई है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 32 है। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या सुप्रीम कोर्ट से आप डायरेक्ट मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे जा सकते हैं, और इसी प्रकार आप किस आर्टिकल के थ्रू जो है उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसलिए हम उसको अगली बार डिस्कस कर लेंगे, आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कांग्रेस में किस भारतीय नेताओं ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आरोप लगाया था। तो इजी क्वेश्चन, कई बार आपने सुना ही होगा कि इसको किसने सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया। तो इसका किसने दिया था, ये मतलब लाला लाजपत राय ने बताया था ना, कहा था कि लाला लाजपत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख उग्रवादी नेता थे, उन्होंने कांग्रेस में उदारवादियों की आलोचना करते हुए सुरक्षा वालों का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मतलब वही है कि मतलब जो आंदोलन बन रहा था तो उसको शांत करने के लिए अंग्रेजों द्वारा ही कांग्रेस का गठन किया गया, ये बोला था एक प्रकार से। दिल्ली में उन राजकीय प्रवेश, ठीक है, मतलब 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय को एक बम फेंका गया था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था, जिसमें उनकी नहीं उनके साथ वालों की मृत्यु हो गई थी, ये वाला क्वेश्चन था 47। कहना कि दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय प्रवेश के दौरान उन पर बम फेंका गया। यह घटना 23 सितंबर 1912 को हुई थी। इसे हार्डिंग बम केस या दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस षड्यंत्र केस की सुनवाई बसंत कुमार बिश्वास, अमीरचंद और अवध बिहारी को दोषी ठहराया गया था। 48 कह रहे हैं कि 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर प्राप्त हुआ। तो इसमें हुआ था लाला हरदयाल को। ठीक है, अब 49 नंबर कह रहे हैं कि मतलब वही है कि MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। उसका नाम था थियोडोर ब्रेक। ठीक है, मतलब मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ भव्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य का नाम थियोडोर ब्रेक था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 50 नंबर कह रहे हैं कि यंग इंडिया या यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था। तो इसमें जो है इसमें भी आयोग ने हटा दिया था, क्योंकि यंग इंडिया नाम है, द यंग इंडिया कोई नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा दिया था। देख लेते हैं। द यंग इंडिया एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया है और संपादित किया गया था। इस पत्र का उपयोग उन्होंने अपने अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन के विचारों पर। आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया क्योंकि आयोग के अनुसार यंग इंडिया नाम है, न कि द यंग इंडिया, तो इन्होंने ये हटा दिया था। अब मैग्नीगाट रेखा निम्नलिखित में से किसके बीच विद्यमान है। तो ये देखेंगे फ्रांस और जर्मनी के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई स्टेट पीसेस में आया है। ठीक है, हॉर्मुज़ जल संधि जोड़ता है। ठीक है, अभी भी चर्चा बनी है तो इंपॉर्टेंट मार्क के लिए फिर से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हॉर्मुज़ जो होता है कि जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। ठीक है, तो ये बी वाला आंसर सही होगा। फारस की खाड़ी, इसको देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिटेल में कह रहे कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह जलमार्ग रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के अधिकांश तेल टैंकर इसी मार्ग से गुजरते हैं। लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाले जल डमरू बाब अल मंदेन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे बाब अल मंदेन, ठीक है, लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिए। हो सकता है आपको हॉर्मुज़ ना पूछ के ये पूछ दे, क्योंकि इसकी जो इनडायरेक्टली ईरान हमेशा कहता है अब इसको भी हम बंद कर देंगे, तो बाब अल मंदेन पूछ सकता है। ये जलमार्ग एशिया और यूरोप के बीच शिपिंग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्वेज नहर से होते हुए भूमध्य सागर तक पहुँचने वाले रास्ता प्रदान कर भूमध्य सागर व लाल सागर स्वेज नहर से जुड़ते हैं। स्वेज नहर एक मानव निर्मित नहर है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बाब अल मंदेन। ग्राउंड जीरो कहाँ है। तो ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क में है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं क्रा जल डमरू। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 55 नंबर,
लदांग संदर्भित करता है, लदांग करता है कि स्थानांतरित कृषि। लदांग एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है जिसमें एक क्षेत्र को जलाकर साफ किया जाता है और फिर कुछ वर्षों तक खेती की जाती है, जिसके बाद उस जमीन को छोड़ दिया जाता है ताकि वह फिर से जंगल में बदल जाए। यह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया, विशेषकर इंडोनेशिया और मलेशिया क्षेत्र में क्या है, की जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है मौजूद द्वीप, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। तो असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पे जो बनता है। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है, तो नदी बेसिन सबसे बड़ी कौन सी है, तो देखेंगे तो इसमें हमारा हो जाएगा सी, मतलब गोदावरी नदी बेसिन। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन गोदावरी नदी बेसिन है, जिसका क्षेत्रफल लगभग इतना वर्ग किलोमीटर है। यह बेसिन जो है देखेंगे तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, और 58 देख लेते हो। 58 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी को संगम स्थल है। कई बार पूछा गया, बहुत सी चीज़ था देवप्रयाग। ठीक है, अब देख लेते हैं। अलकनंदा और पिंडर जहाँ पे मिलती हैं वो होता है कर्णप्रयाग। अलकनंदा धौली गंगा मिलती है विष्णुप्रयाग, और रुद्रप्रयाग बोलते हैं अलकनंदा मंदाकिनी, और देवप्रयाग होता है अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो 2 ज्वालामुखी नारकोंडम और बेरन। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, पूछने के चांस रहते हैं। भारत के क्षेत्रों के प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब यहाँ पे मैरन द्वीप सक्रिय जो माना जाता है और नारकोंडम द्वीप निष्क्रिय ज्वालामुखी है। बितरा एवं कवारती प्रवाल द्वीप है, जबकि ये देखिए ना, ये वाला भी पूछा गया कई बार, जबकि न्यू में रेत का टापू है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है, तो इसमें देखेंगे तो कैंची को वहाँ पे। ठीक है, मेरठ में कैंची शिल्पकला पुरानी परंपरा पर आधारित है, जो कि स्क्रैप धातु से बनाई जाती है, पूरी तरह से निर्मित होती है। इस शिल्पकला को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको, मेरठ की कैंची। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो शिमला में है। ठीक है, ऐसे केंद्र पूछे जाते हैं। तो भारत में समशीतोष्ण अनुसंधान शिमला शहर में स्थित, जबकि देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र व भोपाल में वन प्रबंधन अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, तो PYQ से होता है, आपको ये तो पता ही चले, लेकिन इसके साथ में आपको 2 चीज़ और पता चल गई, तो क्वेश्चन बनता है या फिर मैच द फॉलोइंग सबसे, तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा रहता है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो कान्हा हमारा है MP में। ठीक है, देखिए लोकटक झील से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, BPSC में भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। लोकटक एक क्या है, लोकटक एक झील है ना, फ्लोटिंग झील है। कहाँ पे है, तो मणिपुर में राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार के बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, तो इसमें एक ही है, वहाँ पे आता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय नेशनल पार्क। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क आता है, जो बिहार के कहाँ पे, चंपारण जिले में स्थित है, और यह बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य होगा, जिसे कैमूर टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा बिहार का राज्य पशु है, तो इसमें क्या होगा, बैल, जिसे भारतीय बाइसन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कहना कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 2014 में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में 2014 में पुनर्स्थापना हुई थी। इस प्राचीन विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का विचार 2000 के दशक में शुरुआत में सामने आता। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम सिंगापुर की सरकार और पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में नालंदा की वापसी की वकालत की थी। ठीक है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये होता है कैमूर जिले में। ऐसे यहाँ कर्मनाशा कैमूर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कर्मनाशा नदी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। यह गंगा नदी में एक उपनदी है और इसकी उत्पत्ति बिहार के कैमूर जिले में होती है, और फिर ये बहते हुए बिहार व उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार संपूर्ण भारत का पायराइड उत्पादित करता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि इसको आयोग ने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि भंडारण बिहार में 95% है, लेकिन उत्पादन नहीं किया जाता है अभी तक। तो भंडारण अगर पूछता तो फिर C हो जाता है, लेकिन उत्पादित करता है, उत्पादन नहीं होता, भंडारण है, तो इसको आयोग ने फिर कैंसिल कर दिया था क्वेश्चन को। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता, तो सोना पाया जाता है जमुई जिले में। तो देखिए जो है जमुई में क्या सोना पाया जाता है। यहाँ पे काफ़ी इसकी चर्चा और इसमें शोध चलता रहता है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। 70 नंबर करने की, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, तो इसमें हो जाएगा आंसर B, मतलब सब ट्रॉपिकल मानसून उपोष्ण
कटिबंधीय मानसून। बिहार का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत आता है। इसमें गर्मी के मौसम के दौरान तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और मानसून के दौरान अच्छी वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए, हम एक लकड़ी के बक्से में 200 यूनिट बल्ब लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते तो सीमांत घर्षण क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 200 यूनिट ही होगा। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 यूनिट बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, क्योंकि बॉक्स को नियत वेग से चलाया जाता है। तो होता नेट बल क्या होगा? शून्य। इसका मतलब घर्षण बल उत्पन्न ही होगा जिसका लगाया गया समय यानी 200 यूनिट होगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होगा कि जो कुछ फिजिक्स और मैथ के जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए एक स्पेशल जो मतलब क्लासेज आएंगी कुछ मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल वाले, जैसे कि ये देखेंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर ये घर के एक महीने में ऊर्जा की खपत 20 यूनिट होती है, तो ये वाले क्वेश्चन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें? ठोस में होती है, मतलब स्टील में होगी। तो ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है, क्योंकि अणु सघन होते हैं। जब स्टील धातु के कारण ध्वनि की गति जल या वायु में कहीं अधिक होगी। अगला 75 नंबर कह रहा है मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन करती है। अब गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं करती है। ठीक है। तो इसमें देखिए बेसिकली इसका हो जाएगा ए। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल में। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे पिंड नीचे गिरता है उसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे पिंड नीचे गिरता है उसकी स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित होती जाती है। इस प्रक्रिया में कुल यांत्रिक ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा संरक्षण रहती है, अतः यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है। तो 75 का हो जाएगा ए। अब देखिए, इसमें भी वही कि एक बैलों की एक जोड़ी खेत में लगातार ये यूनिट वाला न्यूमेरिकल वाला इसको हम लोग करेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? अनंत होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? डी, मतलब इनफाइनाइट, मतलब अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की वक्रता तथा प्रकार पर निर्भर करती है। अभिलंब समतल दर्पण के लिए फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? उसमें IR² हो जाएगा। विद्युत शक्ति का अर्थ है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रति इकाई समय में किया गया कार्य या ऊर्जा परिवर्तन की दर होती है। इसे इंगित करने के लिए कई स्थूल उपयोग किए जाते हैं, जो ओम के नियम के आधार पर व्युत्पन्न होते हैं। P बराबर VI, जहाँ V वोल्टेज और I धारा है, यह सीधे विद्युत शक्ति के रूप में निरूपित करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का माप होता है, तो बहुत अधिक क्या होती है? बढ़ जाती है। फिर कह रहे हैं कि उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाले युक्त क्या बोलते हैं? फ्यूज लगाए जाते हैं ना उसको बचाने के लिए, तो फ्यूज मतलब बी। 0.1 या 0.1 NaHCl समाधान में pH मान लगभग क्या होता है? इसमें हो जाएगा 1%। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो इसमें देखेंगे तो यूरोपियम डोप्स स्टोटियम एल्यूमिनेट क्या होता है कि ये रात में चमकने वाले या फास्फोरेट वर्णक के रूप में जाना जाता है। स्मार्ट फिल्म के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता है, इसमें हो जाएगा कि इंडियन टिन ऑक्साइड। स्मार्ट फिल्म में प्रायः इंडियन टिन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह पारदर्शी विद्युत चालक होता है और इसे स्मार्ट फिल्म बनाने में काम में किया जाता है। किसका? तो इंडियन टिन ऑक्साइड का, बी। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा प्लेटिनम, बी आंसर हो जाएगा। तो मतलब कार्सिनोमा मतलब होता है कैंसर के उपचार के लिए। अब देखिए, हो सकता है कि कैंसर पूछता तो ईजी होता है, कि कार्सिनोमा पूछा तो थोड़ा सा लोगों को टफ हो गया कि उपचार में प्लेटिनम आधारित यौगिक का उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम यौगिक जैसे कि
सिस्प्लेटिन का उपयोग विभिन्न प्रकार के कैंसर, विशेष रूप से कार्सिनोमा के इलाज में कीमोथेरेपी के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक गर्भ निरोधक गोलियों में किस प्रकार की यौगिक का उपयोग किया जाता है? उसमें किया जाता है कि लेवोनोगेर्सोट्रेल का उपयोग किया जाता है। किसमें? गर्भ निरोधक गोलियों में। तेल को गैल्वेनाइज आयल पार्ट में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि क्या हो जाएगा कि यह जहरीला यौगिक बनाता है। यदि यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखी जाती है। अब देख लेंगे डिटेल में क्या कर रहे हैं। इसका उपयोग हो जाएगा सभी। तेल को गैल्वेनाइज ऑयल पार्ट में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि गैल्वेनाइज आयन में जस्ता की परत होती है जो अम्लीय पदार्थों से प्रतिक्रिया कर सकती है और इससे जंग लगना शुरू हो जाता है। तेल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और साथ ही जहरीले यौगिक बनाने की संभावना भी होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा टेट्रा एथिलेड। ठीक है, इसमें देखेंगे कि तो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला यौगिक टेट्रा एथिलेड है। ये ईंधन में मिलाकर इंजन की नॉकिंग को कम करता है और यह प्रदर्शन को बेहतर करता है। ठीक है, कह रहे हैं कि PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है। ठीक है, इसका क्या होगा कि हो जाएगा कि पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूरोटाइरेट हाइड्रोक्सी वेलेट्रेट मतलब C। यह एक प्रकार का बायोडिग्रेडेबल और बायो कंपैटिबल बायोपॉलिमर है जिसका उपयोग जैव चिकित्सा क्षेत्रों को में दवा वितरण और ऊतक इंजीनियरिंग के लिए स्कैफोल्ड बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो हार्मोन जो है अंतः स्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। हार्मोन में वे रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में स्रावित करती हैं जो रक्त प्रवाह के माध्यम से लक्षित अंगों तक पहुँचते हैं। 90 कारण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पीस सिप्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है? तो इसमें हो जाएगा एंडोपारासाइटिज्म। जो होता है क्या होता है कि वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है, मतलब डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हर्पीस सिप्लेक्स वायरस समेत सभी वायरस जरूरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं जो अपने सिप्लेक्स और जिंदा रहने के लिए सेलुलर रिसोर्स और सेलुलर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये इंडोपैरासाइटिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण होते हैं। अब देखिए इंडोपैरासाइटिज्म वह परजीवी संबंध है जिसमें कोई परजीवी जीवा अपने होस्ट के शरीर के अंदर रहकर जीवन यापन करता है तथा इस अवस्था में परजीवी के पोषण, संरक्षण और वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है जबकि होस्ट को शारीरिक और कोशिका स्तर पर हानि होती है। इस प्रकार जब कोई जीव होस्ट के भीतर रहकर उसे नुकसान पहुंचाता है तो उस संबंध को एंडोपैरासाइटिज्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा। संक्रमण के जवाब में बनने वाली इम्यूनो मतलब जैसे नहीं होता कि हम लोग जैसे कि क्या बनते हैं इम्यून सिस्टम, उसी तरीके से है कि संक्रमण के जवाब में बनने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो उसका हो जाएगा IgM श्रेणी में आता है। जैविक झिल्ली किससे बनी? जैविक झिल्ली मतलब किससे बनी होती है? तो इसका हो जाएगा कि लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजकों जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होती है। देख लेते हैं कि जैविक झिल्ली लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजकों से बनी होती है, प्रजाति कोशिका प्रकार का अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। यह मुख्य रूप से लिपिड से बनी होती है और इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो झिल्ली के कार्यों जैसे परिवहन, संकेत और संरचनात्मक को सहारा प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? तो इसमें क्या हो जाएगा कि 93 का बी होगा, मतलब UAA। देख लेते हैं क्या है कि UAA एक नॉनसेंस कोडन मतलब स्टॉप कोडन है जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रियाओं को समाप्त करता है। AUG जो है का स्टार्ट कोडन है जबकि UGG और वह UU एक अमीनो के लिए कोड करते हैं।
विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं विलुप्त प्राय। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी। ठीक है, इजी है, आपने मतलब दुर्लभ कौन सी हैं या फिर सुभेद वल्नरेबल कौन विलुप्त, ये तो आपको पता ही होगा, जो आयुष्मान की रेड लिस्ट आती है उसी के थ्रू। ठीक है, इसको और डिटेल में हम लोग क्वेश्चन और पूछे गए हैं देखेंगे उसमें। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो इसमें हो जाएगा गन्ना। ठीक है, गन्ना खरीफ की फसल है, क्योंकि खरीफ फसलों में क्या होता है कि जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जैसे चना, जौ, गेहूँ रबी की फसलें हैं। रबी की फसलों अक्टूबर दिसंबर के बीच बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से क्या होता है? जाइलम मतलब होता है कि जल, ऐसे माने कि पानी और घुले हुए खनिजों को परिवहन करता है। ठीक है, तो ये होगा जाइलम। अब आपको बताना कि फ्लोएम का क्या काम है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो भी पूछा गया है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में तुरंत आपको रिकॉल आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे? तो इसमें हो जाएगा ए.पी.डी. कोडोले। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति ए.पी.डी. कोडोले थे। उन्होंने पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों के आधार पर वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि आम में हम जो भाग खाते हैं वह क्या होगा? मध्य फल भित्त होती है। ठीक है, आम में जो वो मध्य फल, यह फल की मांसल व रसदार मध्यम परत होती है जो कि त्वचा और बीज आवरण के बीच होती है। तो 98 का हो जाएगा ये। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? 16 सितंबर को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 1987 जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षर हुआ था उस दिन मनाया जाता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी क्या थीम है या फिर 2025 वाला जो मनाया। अब ऐसे में क्या होगा, आपको 2025 और 2026 का दोनों की एक बार थीम देख लीजिएगा, हो सकता है आप पूछ लें। स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन बढ़ रहे हैं आजकल, तो दे सकते हैं स्टेटमेंट। माइक्रोराइजा का संबंध पौधों को लाभ है, क्या होता है कि ये खनिजों को बढ़ाता हुआ अवशोषण और रोगों की सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? माइक्रोराइजा। ठीक है, इस पर हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं कि किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल दिया? तो ठीक है, साइमन कमीशन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इन्होंने चेंज करने या उसकी लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश की। तो साइमन कमीशन का विरोधी इसलिए हुआ था कि उसमें सब लोग विदेशी थे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा अगला क्वेश्चन 102। किसने आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व संभाला और दिल्ली चलो की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो उसमें हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, तो ये भी मतलब बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है हिस्ट्री तो। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, किसने कहा था? ये महात्मा गांधी का जो कब फेमस स्टेटमेंट है 1942 के विद्रोह, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। ठीक है, नारा दिया था। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो इसमें किसने कहा था? तो ये कहा था जिन्ना ने। ठीक है, उन्होंने जब बांटो और छोड़ो का नारा मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग से 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। इस नारे का अर्थ है कि भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित करते और हिंदू मुस्लिम को राज्यों में बंटवारा करने की बात की गई थी। अब कह रहे हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा हो गया 105। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? इसमें हो जाएगा भारत किस में दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो है सी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इजी भी क्वेश्चन है भारत के विभाजन के लिए। भारत के विभाजन के लिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के द्वारा 1947 में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्रों में किया गया, विभाजित किया गया था या गठन किया गया था। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिले? तो इसमें कौन सा? एनी बेसेंट ने किया था। कह रहे कि चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो इसमें हो जाएगा भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में, मतलब उस टाइम में जो भारत सरकार के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, तो चंपारण देख लेते हैं थोड़ा डिटेल इसके बारे में। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में समझौता भारतीय सरकार और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने और उनकी समस्याओं को जानने के लिए गांधी जी को समिति का सदस्य बनाया गया था। तो इस समिति के
समिति ने किसानों की शिकायतों की जांच की और सिफारिश सरकार को दी, जिसके आधार पर चंपारण कृषि बिल पारित किया गया था। बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन से थे? तो इसमें बहुत बार पूछा गया, सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता सहजानंद सरस्वती थे। उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को जमींदारों के शोषण के खिलाफ संगठित करना था। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसे मार दिया गया था? तो इसमें होगा, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा डी, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय गोलाखंडी के रंगनाथ शर्मा उर्फ रघुनाथ शर्मा को मार दिया गया था। ठीक है, तो शर्मा यहाँ पे सिंह दिया था, इसलिए गलत हो गया, लेकिन बट इसमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन में। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उसमें हो जाएगा मतलब डी, मतलब इस उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में इन्होंने इस टाइम पे इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उसमें भारत के सहमति को शामिल किया था। तो जहाँ जहाँ पे कांग्रेस सरकारें थी, उन्होंने सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अब प्राचीन स्थल है, वर्तमान कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं सीधे आंसर क्या है, कि इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब कर्ण सुवर्ण जो है हमारा हो जाएगा 3, मतलब पश्चिम बंगाल में स्थित है। ए का हो जाएगा 3, बी का होगा प्रज्ञा ज्योतिष हो जाएगा कि बी का 4, मतलब असम। सी का 2 हो जाएगा गिरनार हो जाएगा। गिरनार आपने देखा ना कि वहाँ पे वो शेर इन सब पे पाए जाते हैं, गिर से राष्ट्रीय उद्यान से गिरनार वहाँ पे है, तो गुजरात। और राष्ट्रीय प्रतिष्ठान हो जाएगा महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हमारा ए आंसर होगा। ठीक है, 112 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो गार्गी जो है ऋग्वैदिक युग से नहीं हो संबंधित है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कि ऋग्वैदिक युग की गार्गी संबंधित नहीं है, क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल के प्रसिद्ध महिला दासियों की, जबकि घोषा, अलापा और विश्ववारा वैदिक काल की प्रसिद्ध महिलाएं थी, जिन्होंने वेदों में कुछ रचनाएं की। अब देखिए यहाँ भी आपको मैच द फॉलोइंग करना है, तो इसमें हो जाएगा कि एक देखिए इसमें हमारा हो जाएगा कि चोल संगम झील जो हो जाएगा किसके द्वारा वो की गई थी? तो राजेंद्र चोला। ए का 3। ठीक है, अब हो जाएगा कि दूसरा कहना है कि धर्म महामात्र की नियुक्ति इसमें हो जाएगा कि अशोक के टाइम पे हुई थी, तो बी का हो जाएगा 4। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा प्रयाग सभा हो जाएगी चंद्रगुप्त। सी का हमारा हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, सी का हो जाएगा प्रयाग की सभा हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा हर्ष और सुदर्शन झील जो है चंद्रगुप्त मौर्य टाइम में। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे समय तक शासन किया था? तो उसमें अब देखेंगे तो सबसे लंबा टाइम पीरियड जो था वो बहलोल लोदी का था। ठीक है, ये टाइम पीरियड दिया गया, तो बहलोल लोदी ने लगभग 38 वर्ष शासन किया था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है। निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालक्रम व्यवस्थित करना। तो उसमें हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा मौर्य। ठीक है, मौर्य टाइम पीरियड, फिर मौर्य के बाद कुषाण, फिर शुंग और फिर कर्ण आए थे। ठीक है, तो ये होगा मौर्य, शुंग, कर्ण और कुषाण। ठीक है, ये इनकी टाइम पीरियड है। अगला देख लेते हैं कि अरे निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई? तो उसमें हो जाएगा कि साहित्य लहरी नहीं लिखी गई है और शेष जो है तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। तो विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली तुलसीदास की रचनाएं, जबकि साहित्य लहरी सूरदास की है। ठीक है, इमारत और बनाने वाले में आपको मैच द फॉलोइंग यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इसमें मैच द फॉलोइंग में हम देखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा काबुली बाग मस्जिद है, एकदम बाबर ने बनवाई थी, मतलब ए का 4। फिर बी का हो जाएगा हमारा 2.5 दिन की झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। बी। सी है इलाहाबाद का किला बनवाया था, सी का 3 होगा अकबर द्वारा। ठीक है, उसके बाद एक बता तो एतमुद्दौला का मकबरा नूरजहां है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, यहाँ पे भी वही बी होगा क्योंकि। ठीक है, अगला देखते हैं 118। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें व्यक्ति और संबंधित पूछ रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा कि दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, जेम्स अगस्त शेक्सपियर, कलकत्ता क्रॉनिकल,
तो यही गलत है, बी वाला गलत है। और रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज। ठीक है, इसमें आपको 3 तो बहुत ईजी होगा, यहाँ पे ए वाला और ये बी वाला और सी। ठीक है, जस्टिस पार्टी की ये पूछा कई बार, नॉर्मल भी क्वेश्चन आया क्वेश्चन से, तो आपको इसमें 2-3 पता होगा। एक है जेम्स अगस्टिस की कलकत्ता क्रॉनिकल ने जेम्स अगस्टिस ने भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट शुरू किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। यह भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, जबकि कलकत्ता क्रॉनिकल डैनियल स्टोर्ड और जोसेफ कूपर द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र और सभी युग में सही सुमिलित हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 119 नंबर कह रहे हैं कि इसमें भी मैच दी फॉलोइंग करना है। ठीक है, इसमें पूछना है पिता पुत्र वाला मिलाना है, तो बाबर का कौन था? बाबर हो जाएगा कामरान। बी का हो जाएगा अकबर का सलीम। ठीक है, उसके बाद शाहजहाँ का हो जाएगा हमारा मुराद और जहांगीर का खुसरो। तो इसमें यही दिया है कि अकबर का कामरान, बाबर का कामरान और अकबर का हो जाएगा अकबर का सलीम, शाहजहाँ मुराद और जहांगीर का खुसरो। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इसके कई पुत्र थे, जिनमें प्रमुख हुमायूं, कामरान मिर्जा, हिदाल मिर्जा आते। इसमें से सबसे बड़ा हुमायूं था, जो दूसरा मुगल सम्राट बना। अकबर के पुत्र सलीम, मुराद मिर्जा, दानियाल मिर्जा आते, जिसमें सलीम ही जहांगीर के नाम से मुगल सम्राट बना। शाहजहाँ के पुत्र थे ताराशिकोह, औरंगजेब, मुराद और बख्श और खुसरो मिर्जा थे जहांगीर के। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो चतुर्थ कहाँ पे हुई थी? कश्मीर हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत ही, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला कहाँ पे हुई थी? राजगिरी, दूसरा वैशाली, पर तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा जो है कुंडलवन बिहार। ठीक है, इसमें कौन अध्यक्ष था, कौन आयोजन करता था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन कहना है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कहना है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 में त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंद से भाग निकले थे। और तीसरा स्टेटमेंट, उन्हें सिंगापुर में 31 अक्टूबर 1943 को भारत में अस्थायी सरकार का गठन किया था। अब देखिए, इसमें से आपको कौन सा सही, इसमें बस ये है कि तीसरे वाले में थोड़ा सा तथ्यात्मक रूप से गलत है, इसलिए इसको हटा दिया गया था आंसर में, बट इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। ठीक है, कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 के त्रिपुरी सत्र में भी वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के मतभेद के कारण उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अब इसमें हो जाएगा कि जनवरी 1941 में वो घर से नज़रबंदी से एक योजना के तहत भाग निकले थे। उन्होंने मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकलकर अफगानिस्तान, रूस, जर्मनी का सफ़र किया था। ठीक है, उन्होंने सिंगापुर 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, जो कि कथन 3 में तथ्यात्मक त्रुटि है, इसलिए इसको आयोग ने निरस्त कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो इसमें आचार्य नहीं थे, कौटिल्य नहीं थे, जबकि और जो है नागार्जुन, शीलभद्र और शांति रक्षित थे। कह रहे कि आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कहना है कि राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, सालाबाई की संधि और वंडीवास की लड़ाई और टीपू सुल्तान की मृत्यु। इसमें हो जाएगा कि पहला हुआ था वंडीवास की लड़ाई हुई थी, उसके बाद हुआ था राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, फिर उसके बाद हुआ था सलबाई की संधि और लास्ट में होता टीपू सुल्तान की मृत्यु। ठीक है, वंडीवास की लड़ाई हुई थी 22 जनवरी 1760 को। ठीक है, सलबाई की संधि हुई थी 17 मई 1782 को। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया था? पटना हरकारा, बिहार बंधु, अखबारे बिहार और बिहार हेराल्ड। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा पटना हरकारा। ठीक है, आयोग द्वारा पटना हरकारा को बिहार में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र माना गया, लेकिन बिहार का पहला समाचार पत्र भाषा के आधार पर देखेंगे तो बिहार बंधु 1782 में। यह बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। इसे संपादक केशव भट्ट थे। बिहार हेराल्ड जो है 1975 में आया था। यह बिहार का अंग्रेजी समाचार पत्र पहला था और अखबार बिहार एक उर्दू था। ठीक है, इसमें भी आपको दे हुए घटना या संगठन और संबंधित व्यक्ति का मैच दी फॉलोइंग करना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा जो है पहले का चंपारण सत्याग्रह, तो हो जाएगा इसमें महाराजेंद्र प्रसाद।
बी का हो जाएगा आज़ाद दस्ता, जयप्रकाश नारायण ने गठित किया था। और 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाएगा हमारा जो है श्याम नारायण सिंह, और किसान सभा जो है सजानंद सरस्वती। ये तो कई बार पूछा गया, ठीक है। तो डी का तो डी का तो 3 होगा ही होगा। तो इसमें अगर आपको एक पता है ना, बिहार किसान सभा, तो देखिए डी का 3 बस एक ही में दिया है आपका, यहीं से सीधे आपको बस एक ही इमेज करना और सीधे आंसर आता है, भले आपको 3 को नहीं पता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 में एक प्रकार की समानता है और चौथा में भिन्न है। तो ये दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, स्टेटोस्कोप, पारदर्शी यंत्र, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि स्टेटोस्कोप क्या होता है कि और सब देखने वाला। ये स्टेटोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं कि नहीं होता कि शरीर का ताप और ये सब मापते हैं, वो अलग चीज़ होती है। तो उसमें थोड़ा सा वही स्टेटोस्कोप शरीर के अंदर की ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाता है, यह चिकित्सा उपकरण, जबकि दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पेरिस्कोप में सभी प्रकाशीय उपकरण हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चन कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आते हैं, वो हैं। यहाँ पे भी आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्णमाला के क्रम में। सबसे अंत में वर्णमाला वाला एक क्वेश्चन आता है। फिर उसमें देखिए विद्यार्थियों की मैथ, हम लोगों ने अभी चर्चा किया था ना, कुछ मैथ और जो कुछ फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल आते हैं या फिर रीजनिंग, इसके लिए एक अलग से हम लोग क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या हल करेंगे, इसके लिए एक लाएंगे वीडियो। तो इसमें मैथ वाला नहीं डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें मैथ ये भी वाला क्वेश्चन एक आता है, ठीक है। 33 आयु वाला, आयु सीमा से संबंधित है कि इनकी 4 गुना हो गई। एक इसमें भी जो लुप्त संख्या वाला मैच द फॉलोइंग मतलब भरने वाला आता है, इंपॉर्टेंट होता है, ईजी होता है। 10 से 10-12 क्वेश्चन आते हैं, बस इसमें आपको थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लेंगे तो ईजिली आप 7-8 क्वेश्चन तो नॉर्मली कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें भी एक कोडिंग वाला टाइपिंग क्वेश्चन ये आता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर, 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप 2015 में बिहार के खिलाड़ियों में कितने कांस्य पदक जीते। तो कोई भी खेल या प्रतियोगिता हुई, अगर उसमें बिहार का किसी ने कुछ जीता तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए 36वां, इससे सीख मिलती, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब देखिए कोशी मेची लिंक परियोजना से बिहार का कौन सा जिले को लाभ होगा। तो इसमें कौन से जिले को लाभ प्राप्त होगा, तो इसमें अररिया, तो इसमें हो जाएगा सी, मतलब अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, इनको लाभ होगा। किस भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो उपरोक्त में से एक से ज़्यादा सही है, क्योंकि मराठी, बंगाली, तेलुगु दिया। तो भारत में पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, जिन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़ीसा में शामिल किया गया। तमिल भाषा थी, इसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद 2005 में संस्कृत को दर्जा दिया गया। हाल ही में भारत सरकार ने 5 और भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया गया, और भारत शास्त्रीय जो लैंग्वेज हो गई 11 हो गई। नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसको मान्यता दी गई। किसको, नागी पक्षी अभ्यारण्य को पक्षियों और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण स्थल के रूप में इसको मान्यता दी गई, ठीक है। 40 कहना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मधुबनी, बिहार में, ठीक है। अब कोई विशेष स्थल अगर हमारे बिहार में आयोजित किया जा रहा है तो उससे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यही देख लिए कि वही बी, पंचायती राज 2025 का आयोजन 24 अप्रैल 2005 को बिहार, मतलब 25 को बिहार के मधुबनी जिले में किया गया था। इस अवसर प्रधानमंत्री देश में संबोधित किया था। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका है कि चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना, ठीक है। तो किसका, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का उद्देश्य ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि अफ्रीका कांस से अभिप्राय किन लोगों से, अफ्रीका मतलब इसमें है कि अफ्रीका नर्स से अभिप्राय किन लोगों से है। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा सी, मतलब दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूहों से, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको तुरंत डिसीजन लेके वहीं पे हो सकता है आपको ये कभी किताब इन सब पे ना मिले, लेकिन उसी टाइम में आपको चारों स्टेटमेंट जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, जहाँ पे लगे कि अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसमें क्या करना है, पहला काम तो 1-2 स्टेटमेंट आपको 1-2 बार पढ़ना है। उसके बाद चारों जो है स्टेटमेंट जो ऑप्शन दिए उसको डिटेल में पढ़ना है। फिर आपको हो सकता है कहीं से हिंट या संकेत मिलता है तो उसको कर लेना है। तो अफ्रीका नर्स से अभिप्राय एक दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले श्वेत अल्पसंख्यक समूह से, जो मुख्य रूप से डच, फ्रांसीसी और जर्मन प्रवासियों के वंशज हैं, ठीक है।
तो 43 कह रहे हैं कि उस 16वीं शताब्दी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया। तो इसका नाम हो जाएगा राजाओं की बावली। ठीक है, तो राजाओं की बावली दिल्ली के महरौली पुरातात्विक उद्यान में स्थित 16वीं शताब्दी में ऐतिहासिक बावली है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया के सहयोग से हाल ही में संरक्षित किया गया। चौकी बावड़ी अहमदाबाद गुजरात में स्थित और सुल्तान महमूद बेगड़ा के शासनकाल में बनवाई गई थी। अग्रसेन की बावली दिल्ली में स्थित है। इस बावली का निर्माण राजा अग्रसेन ने करवाया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के नाम से जिन्होंने 2025 में BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया गया था, तो उसमें एरिक एडम। ठीक है, अब देखिए जैसे आप करंट अफेयर पढ़ते टाइम हो सकता है कि आपको एक चीज़ ध्यान और रखनी पड़ेगी कि कहीं वर्ल्ड में किसी भारतीय मूल का किसी बड़े पद पर नियुक्ति हुई है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 कह रहे हैं कि यूरोविजन सॉन्ग्स कंटेस्ट का स्थायी नारा क्या था। तो उसका स्थायी नारा था कि यूनाइटेड बाय म्यूज़िक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मतलब इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या कथन सत्य है। तो इसका हो जाएगा कि उपरोक्त में से एक से सही। क्यों? क्योंकि उसमें कह रहे हैं कि GSLV F-15 मिशन इसरो का एक महत्वपूर्ण प्रक्षेपण था जो 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में हुआ था। इसरो का 100वां मिशन था। इस मिशन का उद्देश्य NVS-02 नामक नेविगेशन उपग्रह को भू समकालिक स्थानांतरित कक्षा में स्थापित करना, जिससे भारत को क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली को और मजबूत किया जा सके। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में क्या कथन सत्य है। तो इसका हो जाएगा कि उपरोक्त से, क्योंकि इसकी विषय इन सब अब ये हमारे हो सकता है करंट अफेयर का क्वेश्चन हो। क्यों? ठीक है, क्योंकि ये हालांकि करंट अफेयर क्या है, जैसे G20 जो 18वां सत्र था, जैसे देखेंगे तो नई दिल्ली में 2023 में आयोजित किया गया था, तो वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। भले वो अब जैसे भारत में कोई बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित है तो हमारे लिए वो 1-2 साल लगातार वो करंट का ही चर्चा में बना रहता है। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपों में, इसका जो विषय था वसुधैव कुटुंबकम था। G20 में नई घोषणाओं में वही तनाव को लेकर इन सब पे जो सहमति होती है इसकी बात की जा रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमत बने। ठीक है, अब देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन अब हमें COP की बैठक हुई थी। ठीक है, अब जो है COP की जितनी भी बैठक हुई हैं या फिर जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितनी भी एजेंडा की चर्चा हुई है, किस देश में हुआ है, क्या किस नंबर की हुई है, क्या थीम था, या फिर यूनेस्को की कोई बैठक हुई है उसमें, या फिर अभी जो हाल ही में हमारे यहाँ कुछ अगर हेरिटेज साइट घोषित की गई तो वो किस बैठक में की गई, कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये करंट अफेयर के हमें इससे चर्चा में बने रहते क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि देखिए 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार की, अब यहाँ से क्या है इसका मतलब बस ये है कि अभी जो लेटेस्ट में नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए तो उसमें ध्यान रखना है कि किसको दिए गए। यहाँ तक कि अब की बात तो UPSC में भी नोबेल से क्वेश्चन आए थे किसको दिए गए, तो ध्यान रखना है कि किसको नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, वो कहाँ के निवासी हैं, किस उनके खोज के लिए दिया गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित कर दिया गया। तो याला ग्लेशियर को क्या किया गया, मृत घोषित कर दिया गया। यह नेपाल का पहला ग्लेशियर है जिसे जलवायु परिवर्तन के कारण इस स्थिति में देखा गया कि मृत घोषित किए जाने का अर्थ है कि अब इस पर नई बर्फ या हिम नहीं जमेगी और जलवायु रूप से गंभीर प्रभाव की ये संकेत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एक 70 वाला जो 71 BPSC के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको हम लोगों ने पूरा 1 से 150 क्वेश्चन डिटेल में देख लिया। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हम लोगों में PYQ एनालिसिस वो करते समय मिस हो जाता है कि करंट अफेयर का कैसे पढ़ना, करंट अफेयर PYQ कैसे एनालिसिस करना, उसको हम लोगों ने देखा। तो इसी प्रकार से अब इसके बाद हमारा जो है 71 हो गया कंप्लीट, इसके बाद 70 आएगा, 70 के बाद 69, ऐसे हम लोग करते चलेंगे पीछे। तो ज़रूर इसको पूरा देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर दीजिएगा, कोई फीडबैक सुझाव वो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार से जुड़े रहिए। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कोशिश करेंगे आपको PYQ के थीम में, क्योंकि जैसे थीम है, अब इसी थीम को पकड़ के हम लोग कोशिश करेंगे करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया जाए जो चर्चा में रहे। अच्छा, इस थीम पे ये पूछा गया पिछले साल, तो इस साल क्या पूछे जा सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे इनिशिएटिव आए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।